अच्छा, चार्ज की हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब चार्जेस को हम ऐड कर लेते हैं। हाँ, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कि चार्ज इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यूनिट, है ना। तो एन ई पढ़ा था जहां पर एन शुड बी अ इंटीजर। हाँ, इंटीजर मतलब चार्ज हाफ नहीं हो सकता। ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है। और डायमेंशन क्या होता है चार्ज का, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। तो डायमेंशन हम लिख सकते हैं ना एम्पेयर टी, ये डायमेंशन हो गया इसका। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक पॉइंट देखो, ये क्या है, एक m मास का एटम है, उससे मैंने इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये केटायन बन गया। और ये एक न्यूट्रल चार्ज है और ये एक एनायनिक चार्ज। तो सबसे ज्यादा मास इसका हो जाएगा क्योंकि इस पे इसके कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और सबसे कम इसका हो जाएगा क्योंकि इसके पास इसके कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये मास का ऑर्डर है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, कूलम्ब्स लॉ देखा था। कूलम्ब्स लॉ देखा था कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2, उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनकी फोर्स कैसे निकालेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ था, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, ये जो फोर्स होती है ये इक्वल एंड अपोजिट होती है, मतलब Q1 चार्ज Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा होगा उतना ही Q2 Q1 पे भी लगा रहा होगा, मतलब ये फोर्स होती है इक्वल एंड अपोजिट। और ये फोर्स क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है, मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग, सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स होती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, इनवर्स स्क्वायर। और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। इसमें K क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम m में रख रहे हैं तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन K। इसी को कभी कभी ना फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन r लिख देते, रिलेटिव परमिटिविटी, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। क्या ओके, रुक जाओ। अरे दीदी अभी तो आप अभी 6 पे तो आने दो। क्या हुआ दीदी, वो 6 हो गई, 3 करो दीदी, 6 हो गई। चलो दीदी चलती, चलो ठीक है। चलो खाने चलो, चलो अब दीदी ने माइक चला लिया, क्या पता दीदी 2 मिनट वापस लगा ले। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं अब। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव चार्ज, अलोंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और ड्रॉ करने पे टेंजेंट, ड्रॉ करने पे डायरेक्शन में, हाँ, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, रीजन, क्योंकि ये पॉइंट पे डायरेक्शन, हाँ, अगर इंटरसेक्ट करेंगी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे हमें दो दो डायरेक्शन मिलेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। और हमने क्या देखा था कि अगर हम लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऑफ फील्ड्स है ना, लाइन ऑफ फील्ड, हमने ये बात करी थी कि हम मैग्नेटिक फील्ड्स को लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं बोल सकते, पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन ऑफ फोर्सेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ फील्ड पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, टेंजेंट एट पॉइंट, तो मुझे उस पॉइंट पे उस फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। एक हमने ये देखा था। और हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, कि जिस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो ये इसके परपेंडिकुलर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है, समझ गए। तो क्लोज्ड लूप भी तो होता है, इसमें नहीं बनता, वो मैग्नेटिक फील्ड में बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। हाँ, क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और जहां पर फार अपार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार अपार्ट है तो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। ऐसे हमने पॉजिटिव चार्ज का बना दिया। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, बाहर निकलती हुई, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है और सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है, इनवर्ड। ऐसे इनवर्ड बना दिया, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, ठीक है। और अगर मुझे एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है और एक नेगेटिव चार्ज गिवन है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही होंगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रही होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा, ठीक है। और भी बना लेते हैं, इसको भी अपन इधर जाती हुई बना देते हैं। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हुई, ठीक है। यहाँ जा रहा है। अच्छा, अब डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट दीदी, हाँ, डायपोल क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने इसको सेंटर माना है तो इसको A या फिर L मान लिया, चलो A मान लेते हैं। क्यों A में क्या हो गया? हाँ, इसको मैंने A मान लिया, इसको भी मैंने A मान लिया, ठीक है। तो इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना हो गया? डायपोल मोमेंट को हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, प्लस माइनस नहीं लेना है, इसे मैग्नीट्यूड लेना है, इनटू इनके बीच का डिस्टेंस 2a। अगर इस पूरे को मैंने a लिखा होता तो 2a की जगह a लिखते, ठीक है। तो सेपरेशन डिस्टेंस, चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन डिस्टेंस होता है डायपोल मोमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। क्वांटिटी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, डायपोल मोमेंट को हमने एक एक्सियल पोजीशन पे निकाला था और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाला था। इक्वेटोरियल, एक्सियल पोजीशन यानी एक्सिस पे, इसमें इसको मैंने माना, मान लो प्लस Q, इसको मैंने माना माइनस Q। ये एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे मुझे निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट को मैंने O मान लिया, इन दोनों के सेंटर को। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को R बोलते थे, इसको A बोल दिया, इसको A बोल दिया। तो इनके डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? P वेक्टर इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन r क्यूब, ठीक है। P नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, हाँ सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था। और इक्वेटोरियल पोजीशन में ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, इसका सेंटर O है। इक्वेटोरियल यानी कि 90 डिग्री पे, इस पॉइंट पे P पे मुझे निकालना है। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस R मान लिया, ये A, ये A। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था PK, हाँ KP या PK अपॉन R क्यूब, हाँ ठीक है। तो ये डबल है इसका, एक्सियल पोजीशन पे, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। ये रिलेशन है इन दोनों। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? P sin थीटा। वेरी गुड, PE sin थीटा, ठीक है। इसी को हम P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर भी लिख सकते हैं, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, है ना। वर्क डन, मैं कुछ मान रही हूँ θ1 एंगल से θ2 एंगल तक, तो वर्क डन इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, अरे मैग्नेटिक फील्ड नहीं चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हाँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए बताया था ना, डायपोल के लिए। U इज इक्वल्स टू P वेक्टर डॉट E वेक्टर था ना, PE cos थीटा, हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लिखते हैं फाई E, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? B वेक्टर डॉट, हाँ B वेक्टर डॉट, हाँ सॉरी B लिख दिया मैंने, A वेक्टर। अब शांत हो जाओ। अब देखो, ये कोई एरिया है ना, एरिया के परपेंडिकुलर लेते हैं एरिया वेक्टर को,
और मैंने मान ली ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इन दोनों के बीच का एंगल लेते हैं हम थीटा, मतलब थीटा सरफेस से नहीं होता, एरिया वेक्टर से लेना होता है। तो फाई ई इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ई ए कॉस थीटा हो गया। अगर छोटे से एरिया, छोटे से डी ए एरिया के लिए लेना है तो फाई ई को लिखेंगे हम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। और फाई ई गॉस लॉ से लिखना है तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। जहां पर ये चार्ज है ना वो इनक्लोज होना चाहिए, किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर ये चार्ज होना चाहिए, इसलिए इसको क्यू इन लिखा है कि ये चार्ज इनक्लोज सरफेस में होना चाहिए। देना थीटा है ना एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो यही गॉस लॉ है, गॉस लॉ यही है, गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इन एन एरिया इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों, क्योंकि दोनों ही ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, मतलब हमने गॉस लॉ की हेल्प से बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, सबसे पहले इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, इनफाइनाइट, हाँ ये वाला क्या है, एक प्लेन शीट, इनफाइनाइटली बता रही हूँ, इनफाइनाइटली क्या बोल रही थी मैं, चार्ज कंडक्टर, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइटली चार्ज वायर, ठीक है। इसके लिए हमने क्या देखा था, ये एक इनफाइनाइटली चार्ज वायर है ना, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो मैंने यहाँ से इन्फिनिटी बनाया। पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं, नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, पॉजिटिव ले लिया। ये एक पॉइंट P है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R माना है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा K अपॉन R, ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, अच्छा ई वेक्टर का फॉर्मूला F बाय Q होता है, और फोर्स का फॉर्मूला K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैंने अगर Q1 से डिवाइड कर दिया तो KQ बाय आर स्क्वायर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए हो गया KQ बाय आर स्क्वायर। इसका ग्राफ भी ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे बनेगा। तक आ गए, हाँ। अब देखो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट, अरे अब चुप हो जाओ, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, ये एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फॉर कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, कुछ पॉइंट ये P होगा, इस पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस R, वैसे R इस फॉर्मूला में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये कंडक्टिंग है। अब कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, कंडक्टिंग मतलब ये कंडक्टर है, मतलब इसमें सारा चार्ज सरफेस पे होगा, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब चार्ज इसके अंदर भी होगा, ठीक है। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखने। अब चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ना, ये मैंने एक कंडक्टिंग स्फीयर बनाया, इस पे चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव बना रही हूँ मैं, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, कंडक्टिंग है यानी कि पूरा चार्ज सरफेस पे होगा, यानी कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। कंडक्टर का काम क्या होता है, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर नहीं है, यानी कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, Q इनसाइड इज 0। मैंने माना इसके सेंटर से कुछ आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है, ये मैंने पॉइंट माना P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाले पॉइंट में क्या होगी, वही KQ बाय आर स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है ना, तो एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करते हैं हम स्फेरिकल सरफेस को, तो KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए। अगर मैंने पॉइंट इसके सरफेस पे लिया है तो सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस हो गया कैपिटल R, तो E एट सरफेस KQ बाय R की जगह क्या लेंगे, कैपिटल R का होल स्क्वायर, और
इनसाइड में तो चार्ज ही जीरो हो गया, इनसाइड में चार्ज ही जीरो, तो पूरा फॉर्मूला ही जीरो हो गया। तो ई वेक्टर इनसाइड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड के लिए फॉर्मूला हो गया कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का। अच्छा, अब सिक्स्थ केस, यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग करना ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब यह है कि इसके अंदर भी चार्ज होगा। ये मैंने स्फीयर बनाया, ये लाइन हटा दी थी, ये मैंने स्फीयर बनाया, ठीक है। इसके सरफेस पे भी चार्ज होगा क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, और इसके अंदर भी चार्ज होगा, ठीक है। मैंने इसके नहीं, मैंने इसके सेंटर से बाहर एक डिस्टेंस बनाया स्मॉल आर, ठीक है। सेंटर से बाहर का डिस्टेंस लिख दिया स्मॉल आर, और सेंटर से सरकमफेरेंस का यानी कि इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, और सेंटर में ही मैंने एक और पॉइंट माना, अंदर इनसाइड वाला पॉइंट माना कि एक अंदर एक पॉइंट है, इसको भी स्मॉल आर नाम दे दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं ई आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रही हूँ, तो सेम ये एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें मैं लिख रही हूँ आर जो है वो बड़ा है रेडियस से बड़ा ही है ये वाला आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस तक का इतना डिस्टेंस है आर, तो के क्यू बाय कैपिटल आर होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो गया। इसमें आर जब छोटा है कैपिटल आर से, आर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी कि इनसाइड वाला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये हमें ध्यान रखना है। के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, इनसाइड के लिए जीरो नहीं होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। और एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसको यू ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेशन भी आता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन एम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम जिसके अंदर सिस्टम को रखा हुआ है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,